स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान या जिसे आप मनोरोग विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इतना कॉमन है कि हम सभी इस टॉपिक से परिचित हैं। यहाँ तक कि अगर एक छोटा बच्चा है तो वो भी कभी ना कभी आपने सुना होगा बोलते हुए कि मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, या मैं तो अभी बड़े स्ट्रेस में हूँ, अभी मुझसे बात मत करो। तो ये इतना कॉमन वर्ड हो गया है कि आजकल बच्चे भी इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, चाहे उनको इसका मीनिंग ना पता हो कि स्ट्रेस होता क्या है, तनाव होता क्या है, ये ना पता हो, बट इसको सभी लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सोसाइटी में जो तनाव की समस्या है वो बढ़ रही है, और ये बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से इन वर्ड्स को सुनते हैं और उसका फिर अपने लाइफ में भी यूज करते हैं। तो तनाव, आप जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 75% 75% जो डिजीज होते हैं, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिर फिजियोलॉजिकल हो, मतलब चाहे शारीरिक बीमारी हो या फिर कोई मानसिक बीमारी हो, मनोरोग हो, उन सभी के पीछे कहीं ना कहीं तनाव रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस उनके पीछे एक मुख्य कारण के रूप में रहता है। फिर चाहे वो हृदय रोग हो, कैंसर हो या डायबिटीज हो। खासकर डायबिटीज के केस में जो मधुमेह होता है, शुगर होता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम शुगर के नाम से जानते हैं, तो शुगर में तो मुख्य रूप से तनाव ही शुगर का कारण होता है। अगर कुछ फैक्टर्स को छोड़ दिया जाए जो कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक पिता से एक पुत्र में जो क्वालिटीज आती है, तो डायबिटीज भी कहीं ना कहीं हम उसको एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम मानते हैं, आनुवंशिक समस्या मानते हैं कि अगर पिता को डायबिटीज है तो काफी हद तक चांस है कि उसके बेटे को भी ये डिजीज हो जाएगा आगे चलकर। लेकिन अगर उस चीज को छोड़ दिया जाए तो डायबिटीज यानी शुगर के मुख्य रूप से कारणों को देखा जाए तो उसमें आपका तनाव आता है। अब बात करते हैं कि तनाव है क्या। हम सभी इस वर्ड को यूज करते हैं और इसको फील भी करते हैं, मतलब हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, महसूस करते हैं, बट ये होता क्या है तनाव? तो तनाव एक्चुअली एक कोई भी ऐसी परिस्थिति, मतलब कोई भी आपके साथ ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो आपको असामान्य व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देती है, या ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए आपको बाध्य कर देती है जो कि आप डेली लाइफ में नहीं करते हैं। मतलब इसको मैं अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि आप पहले इसको समझे और अपनी लाइफ से कोरिलेट करें इसको, क्योंकि जब आप इसको अपनी लाइफ से कोरिलेट करेंगे, अपनी डेली लाइफ से, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अभी इस क्लास के बाद आपको वो चीज़ें दिमाग से निकल जाए, लेकिन अगर आप इसको अपने आप से कोरिलेट कर लेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी। तो आप अपनी बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप असाधारण अनुक्रिया कब करते हैं। मतलब जैसे एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गई कि आप अपने घर में रह रहे हैं, सभी से अच्छे से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, ये आपका एक नॉर्मल लाइफ हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उनसे जब मिलते हैं तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, आपको कोई बात बुरी लग जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक पास में दो आपके फ्रेंड्स हैं और वो शोर शराबा कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक हद तक आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन क्या होता है कि फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप उस इंसिडेंट को, मतलब उस शोर को, उनकी आवाज़ को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तब
आप क्या करते हैं, आप या तो उनको गुस्सा करते हैं, मतलब उनके ऊपर गुस्सा होते हैं, या तो उनके ऊपर चिल्ला देते हैं, या आप खुद वहां से उठकर चले जाते हैं। तो ये सभी कैसी अनुक्रियाएं हैं। अगर आप देखें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा तो करते नहीं हमेशा, लेकिन उस टाइम पे आपने क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसी घटना हो रही थी, कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसने आपको ये असामान्य व्यवहार, या कह सकते हैं कि असाधारण व्यवहार, डेली रूटीन से हटके एक व्यवहार करने के लिए आपको बाध्य कर दिया। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? हम तनाव कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको असामान्य व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो सामान्य नहीं है, आप जब नॉर्मल होते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में वो व्यवहार नहीं करते हैं। तो जब कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप असाधारण व्यवहार करते हैं, या असाधारण व्यवहार करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं, आप ना चाहते हुए भी वो व्यवहार कर देते हैं, तो उसी को हम तनाव कहते हैं। अब तनाव को जो मनोवैज्ञानिक है, जिसे आपको अब समझ में तो आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको दो टाइप से परिभाषित किया। आप सभी ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल थ्योरी पढ़ा होगा, उसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो उसमें क्या होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया, दो चीजें होती हैं। तो तनाव को भी मनोवैज्ञानिकों ने दो रूप में परिभाषित किया है। एक रूप में उन्होंने तनाव को एक उद्दीपक के रूप में माना है, और दूसरी तरफ उन्होंने तनाव को एक अनुक्रिया के रूप में माना है। अब उद्दीपक क्या होता है? तो वातावरण में उपस्थित वो हर चीज उद्दीपक है, यदि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है और आकर्षित कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में और समझें कि वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना जो आपको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डॉट बना दिया। अब ये आपको क्या कर रहा है, ये जो डॉट बनाया गया, ये आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मतलब आपका ध्यान कहाँ गया, इसकी ओर आ गया और इस पर टिक गया। तो इसकी एक और परिभाषा भी हो सकती है उद्दीपक की, कि वातावरण में उपस्थित कोई भी व्यक्ति, वस्तु या घटना जिसके बारे में आपको आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। मतलब जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसकी जानकारी आपको आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। तो जैसे आप इसको देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आंखों के द्वारा है, मतलब आपकी आईज से इंफॉर्मेशन जा रही है कहाँ पर, हॉस्पिटल लोब में, ब्रेन के पीछे, और वहां से फिर ये इंफॉर्मेशन ऊपर ब्रेन तक जाती है। तो ये क्या है, इसे हम एक उद्दीपक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, आकर्षित कर सकता है। अब वहीं पर आप जिससे बैठे हुए हैं, पीछे से कोई जा रहा है, अब उसके चलने की आवाज, मतलब उसके जाने की आवाज आ रही है, कि उसके स्लीपर्स की आवाज आ रही है या उसके जूतों की आवाज आ रही है, तो क्या ये आवाज उद्दीपक है? तो हाँ, ये आवाज उद्दीपक है, क्योंकि वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समझ में आया उद्दीपक? तो मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को भी उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों रूप में बताया है। सबसे पहले देखते हैं तनाव को एक उद्दीपक के रूप में। तनाव उद्दीपक के रूप में कैसे होगा, इसको देखते हैं कि आपके आसपास में कोई घटना घट जाती है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को उद्दीपक के रूप में बताया है। यहाँ पर तनाव को उद्दीपक कारकों के रूप में समझाने की कोशिश किया और कहा कि कोई घटना, मतलब कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, उसे हम तनाव कहते हैं। जैसे
मान लीजिए अभी भूकंप आ जाए, अब भूकंप आ जाएगा तो क्या होगा, आप जब भी भूकंप आता है, मान लीजिए आपने कभी भूकंप को फील किया हो, अर्थक्वेक को, तो क्या आप उस टाइम पे एकदम नॉर्मल बैठे थे कि आराम से बैठे हुए मूवी देख रहे हैं या आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, भूकंप आ गया, अब कह रहे हैं अरे चलो कोई नहीं, भूकंप भी तो है, क्या है, ऐसा हुआ? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अब क्या हुआ होगा, जैसे आपको किसी ने झूठ भी बोल दिया होगा कि अरे भूकंप आ गया, तो आप क्या करते, तुरंत उठ के वहां से भागते हैं। अब तुरंत उठ के भागना यह कोई साधारण क्रिया है? नहीं, ये कैसी क्रिया है, ये एक असाधारण क्रिया है, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। जैसे आग लग जाना, आग लग जाना, अब मान लीजिए घर के बगल में आग लग गया, या आप जहाँ बैठे हैं उसके बगल में आग लग गया, तो आप क्या आराम से बैठे रहेंगे? आप तुरंत उठ के भागेंगे, पानी लाएंगे, पानी फेंकेंगे। या मान लीजिए नौकरी छूट जाती है, तो नौकरी किसी की अगर छूट जाती है, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, तो टीचर अगर आपको बहुत ज़्यादा डांट देता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल तो है नहीं। डांट, टीचर मान लीजिए आपके भले के लिए ही डांटता है, बट उस टाइम पर आपको बुरा लगता है और आप असाधारण क्रिया कर जाते हैं। कई बार आप बरीबन टीचर के ऊपर गुस्सा होते हैं, या बरीबन आप अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं और रोने लगते हैं। तो ये सभी क्या है, असाधारण क्रियाएं हैं। जो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा उद्दीपक आ गया जो आपको ऐसी क्रियाओं को करने के लिए बाध्य कर देता है। क्या आ गया, उद्दीपक आ गया। अब भूकंप क्या है, भूकंप भी एक उद्दीपक है। क्यों, क्योंकि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है और या आपको प्रभावित करता है और प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आगजनी क्या है, मतलब आग लग जाना, ये भी एक ऐसी ही घटना है। ठीक है, तो उद्दीपक के रूप में समझ में आया तनाव। जब भी आपके सामने कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से आप असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो उसे हम उद्दीपक के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब उसे तनाव तो कहता ही है, लेकिन वो तनाव किस रूप में है कि आपके सामने उद्दीपक आ गया। तनाव एक उद्दीपक के रूप में आपके सामने आया। अब देखें हम अनुक्रिया के रूप में, अनुक्रिया के रूप में अगर देखें तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित करने का भी प्रयास किया। मनोवैज्ञानिकों द्वारा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक अनुक्रियाओं पर बल डाला गया। अब जैसे कठिन परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम आने वाला है। अब एग्जाम जब आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे दिमाग में स्ट्रेस आता है कि अरे मेरा तो एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अब इससे क्या होता है कि चिंता बढ़ जाती है, कई बार क्रोध आ जाता है, कई बार तो हम खुद के ऊपर आक्रामक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें याद आता है कि हमने बहुत लापरवाही की, अगर ऐसी लापरवाही ना किए होते तो आज इतना स्ट्रेस ना होता, हमारा पेपर अच्छा जाता। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जब एग्ज़ाम होता है या इंटरव्यू होता है, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं या कहीं जाना होता है, तो अचानक उनका पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब अब तक आपके सामने कोई उद्दीपक आ रहा था तब आप असाधारण व्यवहार कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे चिंता हुआ, क्रोध हुआ, आक्रामकता हुआ, उसकी वजह से दैहिक रूप में आपके अनुक्रियाएं दिख रही हैं। कैसी, असाधारण अनुक्रियाएं, जैसे पेट खराब हो जाना, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो ये सभी क्या है, ये आपकी अनुक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर तनाव किस रूप में दिखाई दे रहा है, अनुक्रिया के रूप में। क्योंकि जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तभी कई बार आपकी पेट खराब होता है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर में पसीने होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपकी अनुक्रिया के रूप में तनाव दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से तनाव उद्दीपक के रूप में भी बताया गया है और तनाव को अनुक्रिया के रूप में भी बताया गया है। अब आइए हम बैरॉन की परिभाषा को देखते हैं। बैरॉन ने वही चीजें बताई है कि तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी क्यों,
क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उद्दीपक के रूप में भी हो सकता है, अनुक्रिया के रूप में भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करता है या विघटित करने की धमकी देता है। इसको समझे। बैरन क्या कह रहे हैं कि जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हमारे अनुक्रिया के रूप में तनाव उत्पन्न होता है, मतलब जो हम अनुक्रियाएं करते हैं उसके रूप में तनाव उत्पन्न होता है और यह हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित कर देता है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कोई आप कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य डिस्टर्ब हो जाता है, जब भी स्ट्रेस आएगा तो जाहिर सी बात है आपका काम डिस्टर्ब होगा ही। जैसे आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब होगा, अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आप सही से सोच नहीं पाएंगे, सही से कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, तो उससे भी आप डिस्टर्ब हो गए। आज तक आपके मन में जो स्ट्रेस की एक छवि है वो अब तक और इससे पहले भी एक निगेटिव रूप में ही रही होगी। क्या आप समझ सकते हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपको स्ट्रेस दे सकती है? तो यहाँ पर जब हम इसकी विशेषता देखते हैं तो विशेषता में इसको पॉजिटिव चीज़ों को भी बताया गया है। जैसे देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है, पहले तो आप यहाँ पर देखें कि जो चीज़ें तनाव को उत्पन्न करती हैं उसे हम असाधक या स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो तनाव में क्या होता है, आप पहले स्ट्रेसर का पहचान करते हैं। जैसे जब क्लासरूम में आप बैठे थे तो वहाँ पर असाधक कौन था? आपके फ्रेंड असाधक थे जो आपको क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से आप में तनाव उत्पन्न हुआ और आप असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो गए। तो आप असाधक के मूल्यांकन के बाद उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, मतलब आप पहले देखते हैं कि जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फिर उस डिस्टर्बेंस के प्रति आप अनुक्रिया करते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड के प्रति अनुक्रिया किए तो आप ऐसे उठ के तुरंत ही तो भड़क नहीं गए, आपने देखा कि ये शोर मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब मुझे मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, तो तब आप उनके ऊपर भड़के। तो वहां पर आपके फ्रेंड क्या थे? असाधक के रूप में इनको हम कहेंगे। अब पॉजिटिव चीजें कैसे उत्पन्न कर सकती है तनाव, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे शादी हुई, शादी या किसी का प्रमोशन हो जाता है या बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई, पहले इनाम की बात करते हैं, कोई गरीब आदमी है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर भी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, हंसी खुशी से ज़िंदगी जी रहा है। अब उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, अब क्या होगा? 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, उससे पहले एकदम टेंशन फ्री था, लेकिन अब उसके दिमाग में टेंशन आ गया। कैसे? अरे मेरे पास इतने पैसे हैं, कहीं कोई चुरा ना ले जाए, कहीं कोई मुझे धोखा दे के मेरे पैसे ना छीन ले, कहीं मैं इसको गंवा ना दूँ, कहाँ छुपाऊँ, कैसे रखूँ, बैंक में डालूँ तो कहीं बैंक भाग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लगेंगी उसके। तो ये क्या हुआ? पैसे मिलना तो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन वो पॉजिटिव चीज़ भी कहीं ना कहीं उसके अंदर स्ट्रेस को डेवलप कर दिया, स्ट्रेस को उत्पन्न कर दिया उसने। इसी तरीके से शादी होना, अब शादी होना भी एक अच्छी घटना है, एक पॉजिटिव घटना है, लेकिन शादी के बाद या शादी से पहले ही जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में कितना स्ट्रेस रहता है कि शादी में सब कुछ मैनेज करना है, ये करना है, वो करना है, ये अभी ये सामान लाना है, उनको देखना है, वो सारी चीज़ें उनको मैनेज करना रहता है, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी माइंड में स्ट्रेस को डेवलप करती है, या पॉजिटिव चीज़ों की वजह से भी कई बार माइंड में स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपका प्रमोशन हो जाए, अब अभी आप एकदम नॉर्मल वे में काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका प्रमोशन हो गया तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी, प्रमोशन हुआ, आपका पद बढ़ा, तो पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो वो भी कई बार स्ट्रेस को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि तनाव में जो भी व्यक्ति के सामने घटनाएं आती हैं वो पर्सन के नियंत्रण से बाहर होती है, और अगर वो उन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में
ले आता है तो तनाव ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपसे कोई छोटा है, मतलब आपका छोटा भाई बहन है, आप पढ़ रहे हैं और बार बार वो आके डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये क्या है, इस परिस्थिति को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आपने उसको डांट दिया, डांट के वहां से भगा दिया, डांट के आपने उसको भगाया तो वो भाग गया वहां से, फिर अब वापस नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी कम हो गया। तो अगर तनाव उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को हम अगर नियंत्रित कर पाए तो हमारा तनाव भी अपने आप कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा कि तनाव क्या होता है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम तनाव के बारे में बात करेंगे कि तनाव जब आता है तो व्यक्ति कौन कौन सी दैहिक क्रियाएं करता है, उसकी मतलब वैज्ञानिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में जानेंगे।